आज के कार्यक्रम में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है विज्ञान की भाषा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा के सामान्यतः अलग अलग अनुशासन के आधार पर रूप भी बदलते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के इन भिन्न भिन्न रूपों को जब हम अलग अलग अनुशासनों से जोड़कर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि साहित्य की भाषा, विज्ञान की भाषा और इसी प्रकार बैंक की भाषा, बीमा की भाषा या अन्य अनुशासनों की जैसे कंप्यूटर की भाषा। तो हम जब बात भाषा के इन रूपों की करते हैं तो हमारे समक्ष विज्ञान की भाषा, इस पर एक महत्वपूर्ण चिंतन विषय उभर कर आता है। हम जानते हैं कि वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, संचार साधनों और माध्यमों की क्रांति का युग है। और ऐसे में ये जो ज्ञान विज्ञान है यह जन सामान्य तक न केवल देश में अपितु विश्व में संचरित होता है। ऐसे में सूचना क्षेत्र की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनका विस्तार हुआ है और इसके माध्यम से हमने ज्ञान विज्ञान को भी अध्ययन करने, समझने आदि के अवसर प्राप्त कर लिए हैं। सामान्य भाषा जो कि बोलचाल की भाषा है, और बोलचाल की भाषा में हम बहुत औपचारिक नहीं होते हैं, वहाँ व्याकरण का हम बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए जब औपचारिक भाषा की बात आती है और विज्ञान की भाषा के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो सामान्य भाषा और विज्ञान की भाषा में मोटे तौर पर अंतर दिखाई देता है। वहाँ एक रूपता विज्ञान की भाषा का एक लक्षण होता है। विज्ञान की भाषा में जो अवधारणात्मक शब्द होते हैं उनकी प्रधानता होती है। विज्ञान की भाषा में हम द्विअर्थी या बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक साहित्य और जो सृजनात्मक साहित्य है उनकी प्रकृति में ही अंतर होता है। यूँ तो शब्दावली की जब हम बात करते हैं तो साहित्य की भी शब्दावली होती है जिसको हम ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी के रूप में देखते हैं, लेकिन यह मीडिया की अपनी अलग टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, या फिर बैंक की, बीमा की अलग तरह की होती है। विज्ञान की भी कई शाखाएं हैं जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान और इसी प्रकार अन्य शाखाएं। तो भाषा में वैज्ञानिक शब्दों का जब ठीक ठीक से प्रयोग, सटीक प्रयोग होता है तो वह विज्ञान की भाषा बन जाती है। भाषा के जब हम अनेक रूपों की चर्चा करते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि साहित्य में अगर साहित्यकार वो स्वतंत्र होता है कि वह उदाहरण देने के लिए, वह समान उक्ति प्रस्तुत करने के लिए या वह काल्पनिकता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन विज्ञान में भाषा को यथासंभव सरल, विषयनिष्ठ और एक अवधारणा प्रधान ऐसा रखना होता है। और सार्वभौमिकता विज्ञान की भाषा का एक मुख्य लक्षण भी होता है, क्योंकि साहित्य में तो व्यक्ति सापेक्ष अर्थ लिए जाते हैं लेकिन विज्ञान में विषय सापेक्ष अर्थ होते हैं। वह अर्थ सबके लिए, जो भी ग्राहक है, जो भी पाठक है, दर्शक या श्रोता है, उसके लिए एक ही प्रकार का अर्थ होता है। और विज्ञान की भाषा को हम तार्किक भाषा भी कहते हैं। वो तर्क प्रधान होती है, होनी चाहिए, क्योंकि यदि तर्क नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान में तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रयोग की बात करें, किसी भी संदर्भ विशेष की बात करें तो सबसे पहले मन में यह बात आती है कि यह ऐसा है तो क्यों है, इसके कारण क्या हैं, और उन कारणों का उदाहरणों से, प्रमाण से उत्तर भी हमें देना होता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जैसे जल शब्द की बात हम करें तो जल के संदर्भ सापेक्ष अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। अगर सामान्य जीवन में वह पानी होता है तो गणित की भाषा में वह H2
ओ होता है। इसी प्रकार साहित्य में कहीं वह नीर होता है, कहीं वह वारी होता है, कहीं वह तोय भी होता है, अंबु भी होता है। तो यह साहित्यकार की अपेक्षा के अनुरूप शब्द का जो सटीक चयन और प्रयोग है वह बदल सकता है, लेकिन विज्ञान में जो शब्द और शब्दावली है वह निर्धारित है। वह शब्दावली आयोग द्वारा बनाए गए मानक पारिभाषिक शब्दों के द्वारा ही सार्थक और संप्रेषित होता है। इसलिए हम गणित के या भौतिक के या रसायन के या जीव आदि विज्ञान के जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके शब्दों पर जब विचार करते हैं तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं तो वह जल जो है वह ठोस भी होता है, कहीं द्रव्य भी होता है, कहीं गैस के रूप में भी होता है। तो ये वैज्ञानिक आयाम है जहाँ उस भाषा और शब्द को या शब्दावली को हम समझ सकते हैं। विज्ञान की भाषा के विषय में अगर हम यह भी बात करें कि वह एक विशिष्ट अर्थ केंद्रित होती है, उसका सीधा सीधा संबंध वैज्ञानिक खोजों से, अनुसंधानों से या वैज्ञानिकों द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों से भी होता है। इसीलिए हम विज्ञान के अंतर्गत किसी भी अवांछित अनर्गल शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहिए, वह उसका औचित्य भी प्रतीत हमें नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम अंग्रेजी आधारित, क्योंकि विज्ञान की शब्दावली जो है वह अंग्रेजी को समक्ष रख के उसके समतुल्य हिंदी शब्दों के प्रयोग से ही परिपुष्ट होती है, चरितार्थ होती है। इसलिए हम अनावश्यक विस्तार की संभावना उसमें नहीं देखते, यथासंभव क्लिष्ट शब्द न हो इसकी कोशिश भी करते हैं, और जो वाक्य विन्यास है या शब्दावली है वह द्विअर्थी ना हो और उसके दोहराव से भी बचने की कोशिश हम उसमें करते हैं। लेकिन यदि शब्दावली निर्धारित है, निश्चित है, अंग्रेजी शब्द के समतुल्य हिंदी शब्दों का निर्माण किया गया है, उसका प्रयोग हमें उसी रूप में करना होता है। एक भ्रम सामान्यतः विज्ञान की भाषा के संदर्भ में या तकनीक और प्रौद्योगिकी की भाषा के संदर्भ में एक इस तरह की मान्यता बन गई कि यह भाषा क्लिष्ट है, यह भाषा दुरूह है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है। क्लिष्ट या दुरूह वस्तुतः कुछ नहीं होता। क्लिष्ट वह होता है या दुरूह वह होता है जो हमें नहीं आता, जिससे हमारा रिश्ता नहीं है, परिचय नहीं है, संबंध नहीं है, और जब हम बार बार उनका प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए सहज, बोधगम्य और सरल भी हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिक जब उस शब्दावली का, उस भाषा का प्रयोग करते हैं, भले ही वो बात अंग्रेजी की हो या हिंदी की हो या अन्य भाषाओं की हो, तो वह उनके लिए कठिन नहीं होती। और विज्ञान की भाषा को जब हम जन सामान्य तक ले जाने की बात करते हैं तो शब्दावली के रूप स्वरूप को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन वाक्य विन्यास को सहज, सरल, बोधगम्य बनाया जाता है, उसकी कोशिश भी की जाती है, स्वाभाविक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी भी एक वैज्ञानिकता का, विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपकरण आ जाते हैं, बहुत सारे माध्यम आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उपग्रह आदि हैं, या आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे उपकरण हैं, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब को जब हम विज्ञान के प्रयोग के लिए, विस्तार के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त संप्रेषणीयता के माध्यम बन जाते हैं। जैसे टेलीफोन की बात करें, जैसे रेडियो की बात करें, टेलीविज़न के माध्यम से हम तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रदर्शित करने की बात करें, अनुप्रयोग आदि को सीखने सिखाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की बात करें, तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी विज्ञान के विस्तार में सहायक होती है। इसलिए विज्ञान में और सामान्य भाषा में अवधारणात्मक अंतर होता है। इनको कंसेप्चुअल वर्ड्स भी कहते हैं। जिस शब्द के साथ एक अवधारणा जुड़ी होती है
उसको परिभाषित ही किया जाता है, उसको अर्थ से हम नहीं समझा सकते। जैसे हम अभी हमने चर्चा की जल के विषय में, पानी के विषय में, उसी तरह हम देख सकते हैं कि जैसे खाने पीने में हम नमक शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक में इन उदाहरणों को देखा भी है। नमक को विज्ञान में क्षार कहा जाता है और यह एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक शब्द है, परिचायक शब्द है, क्योंकि यह सोडियम क्लोराइड जिसको हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से हम उनको फार्मूलों के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये जो प्रयोग हैं रसायन में क्षार तत्व को जिस तरह से व्याख्यायित किया गया, उसे अमोनियम सल्फेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, तो जो नमक है वो दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक खाने पीने की वस्तुओं का पदार्थ मात्र है, लेकिन प्रयोग अनुप्रयोग से जुड़ते ही, विज्ञान का हिस्सा बनते ही वह अलग अलग आयामों से जुड़ता है और उनके साथ जुड़कर उसी प्रकार की अर्थवत्ता को हमारे समक्ष लाता है। इसलिए हम विज्ञान की भाषा को साहित्य के अंतर्गत रखते हुए भी एक विशिष्ट वर्ग की भाषा मानते हैं। एक भ्रम है कि साहित्य की भाषा अलग होती है, ज्ञान विज्ञान की भाषा अलग होती है। ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एक वांग्मय के रूप में अगर हम देखें, एक विस्तृत व्यापक साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो हैं वो उसी का हिस्सा है। लेकिन अगर साहित्य में विज्ञान साहित्य की बात करें, वित्त साहित्य की बात करें या वाणिज्यिक साहित्य की बात करें, तो अनुशासन अलग होता है और उसकी भाषा भी बदलती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम समाचार पत्र में ही देखें कि हमें अनेक प्रकार की भाषा देखने को मिलती है। जैसे खेल की भाषा अलग तरह की है, जैसे बाजार की भाषा अलग तरह की है, ऐसे ही वहाँ अगर विज्ञान के समाचार हैं, तकनीक के समाचार हैं, तो उनकी भाषा वहाँ पर बदल जाती है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जैसे सामान्य बोलचाल में एक शब्द है रफ्तार। अब रफ्तार के लिए अंग्रेजी में स्पीड शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में जब हम आते हैं तो यह रफ्तार गति में बदल जाती है और गति में तथा रफ्तार में तकनीकी रूप से अवधारणात्मक अंतर हो जाता है। और इसी प्रकार त्वरण शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थव्यंजना के लिए किया जाता है, लेकिन इन तीनों के संदर्भ सापेक्ष प्रयोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसा अवसर होता है उसी प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। जैसे गति जो है वो किसी एक समय के अंतर्गत विद्यमान स्थिर गति की द्योतक है, परिचायक है, जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। जबकि जो त्वरक है वह गति स्थिर नहीं होती, अपितु गतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे किसी गाड़ी या वाहन की गति जो समय समय पर बदलती रहती है, वह 30 या 40 या 50 या 60 की स्पीड है, तो वह रफ्तार हो जाती है। इस तरह विज्ञान जो है वो शब्दों को संदर्भ के साथ बदलता है। बदलना इसलिए अपेक्षित है क्योंकि उसमें जो निहित अर्थ है, उसमें जो अवधारणा की अनेक परतें बैठाई गई हैं, वो परतें संदर्भ के साथ जुड़कर ही सार्थकता के साथ हमारे समक्ष आती हैं। हम वनस्पति विज्ञान में देखें, हम व्याकरण में देखें, हम गणित में देखें, तो एक ही शब्द जिसे हम मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, इस मूल शब्द को आप समझ सकते हैं कि यह इन अलग अलग अनुशासनों में जाकर अलग अलग अर्थ का द्योतक होता है। जैसे मूल से मूलभूत भी बना देते हैं, मूल से हम जड़, वनस्पति विज्ञान में मूल का अर्थ जड़ है। जैसे पौधे की, पेड़ की, वृक्ष की जड़ होती है। बरगद आदि के पेड़ों की जड़ों की बात हम करते हैं कि उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। इसी तरह व्याकरण में यह जो मूल शब्द है ये धातु के रूप में, जैसे मूल शब्द क्या है, अब चल धातु से या किसी अन्य धातु से, वद धातु से जब शब्द बनते हैं तो वहाँ पर उसको मूल रूप में व्याख्यायित किया जाता है। और गणित में मूल को वर्गमूल से जोड़कर व्याख्यायित किया जाता है, यानी 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो वहाँ मूल का एक अलग अर्थ हो जाता है।
इस तरह हम देख सकते हैं कि जो सामान्य जीवन में अर्थ है, सामान्य बातचीत में, बोलचाल में किसी शब्द का कोई अर्थ है, विज्ञान में यह आवश्यक नहीं है कि उसी अर्थ में उसका प्रयोग होगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको हम सामने रखकर चल सकते हैं। जैसे वेग शब्द है, हमारी पाठ्यपुस्तक में इसका भी उदाहरण हम देख सकते हैं। तो वेग को हम जब मनोविश्लेषण से, मनोविज्ञान से जोड़ते हैं तो वह मनोवेग हो जाता है। जब हम किसी नदी के प्रवाह से जोड़ते हैं तो वह नदी की धारा का वेग हो जाता है। जब हम किसी शक्ति से, ऊर्जा से जोड़ते हैं तो वह शक्ति का वेग, शरीर का वेग या ऊर्जा का वेग, उस तरह से भी उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो यह तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द विषय विशेष पर केंद्रित होते हैं। दूसरी बात कि वह संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हैं, अवधारणाओं से संबद्ध होते हैं, क्योंकि एक ही शब्द में व्यापक स्तर पर अनेक संकल्पनाएं, अनेक अवधारणाएं समाहित होती हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं, विज्ञान के जो पारिभाषिक शब्द हैं, वस्तुतः ये कृत्रिम शब्द हैं। इनको हम अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में क्वाइन करते हैं, बनाते हैं और अनुवाद आदि के माध्यम से या शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया से जुड़कर हम इनका प्रयोग भी करते हैं। इसलिए विज्ञान के बहुत से शब्द यथारूप जैसा अंग्रेजी में है उसी रूप में हिंदी में स्वीकार भी कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनको हम बदल नहीं सकते। कहीं कहीं जहाँ शब्दों के समतुल्य निर्धारित किए गए हैं, मानक बनाए गए हैं, वहाँ उन्हीं का प्रयोग होता है और होना भी चाहिए। एक बड़ी संस्था केंद्र सरकार की है जिसको हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसका गठन 1961 में संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किया गया था। राष्ट्रपति जो हमारे देश की सबसे बड़ी सत्ता है, उनके आदेशानुसार इस संस्था का गठन मूल रूप से ज्ञान विज्ञान और तकनीक की शब्दावली के निर्माण के लिए ही किया गया था। पूरे वैश्विक वांग्मय में, साहित्य में अगर ज्ञान विज्ञान में कोई शोध हो रही है, अनुसंधान हो रहा है, कोई नई अवधारणा सामने आ रही है, तो उस अंग्रेजी में उस अवधारणा को समझकर हिंदी में उसके समतुल्य शब्दों का निर्माण करने के लिए इस शब्दावली का गठन किया गया। और इस शब्दावली ने इस संदर्भ में, इस दिशा में बहुत राष्ट्रीय महत्व का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का काम किया। उसके प्रदेय को हम देख सकते हैं। उन्होंने गणित की भाषा की दृष्टि से गणित की शब्दावली, रसायन विज्ञान की शब्दावली, भौतिक शास्त्र की शब्दावली, कंप्यूटर विज्ञान की शब्दावली, गृह विज्ञान की, जीव विज्ञान की, ये जो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं उनकी शब्दावली का निर्माण भी किया। अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, बल्कि विज्ञान की इस अवधारणात्मक शब्दावली के पारिभाषिक कोश भी अब हमें मिलते हैं। मान लीजिए हमें किसी शब्द विशेष का कंसेप्ट समझना है, उसकी अवधारणा समझनी है, तो उसको परिभाषित भी किया गया है, उसे भी हम समझ सकते हैं। और विज्ञान की जो वाक्य रचना है, वह वाक्य रचना भी बहुत महत्वपूर्ण और सामान्य वाक्य रचना से भिन्न होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी अवधारणाएं परस्पर आंतरिक अन्विति से जुड़ी होती हैं, उनको हम अलग नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूरे वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एक शब्द दूसरे या तीसरे शब्द के साथ आंतरिक अन्विति से संबद्ध होता है। विज्ञान की भाषा में जो वाक्य होते हैं वो परस्पर गुम्फित भी होते हैं, इसलिए ये वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अवधारणा को व्यापक स्तर पर पठनीयता से जोड़ते हैं और विद्यार्थियों या पाठकों या ग्राहकों के लिए वह सहज संप्रेषणीय बन जाती है। तो इस विवेचना से हम, इस चर्चा से हम यह भी समझ सकते हैं कि यह भाषा तथ्य आधारित होती है, तथ्यात्मक होती है। यह भाषा शब्द और वाक्य के स्तर पर संक्षिप्त भी होती है, जिसको हम टू द पॉइंट कहते हैं। यानी अनर्गल अवांछित विस्तार विज्ञान में नहीं होता। कविता में कवि या लेखक जो होता है वो कल्पना भी करता है, वह एक ही बात की आवृत्ति भी करता है, वह वाक्यों में मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग भी करता है, उसमें लोक संस्पर्श भी ले आता है। लेकिन विज्ञान में, तकनीक में, प्रौद्योगिकी में इसकी गुंजाइश या इसकी संभावना नहीं रहती है।
विज्ञान की भाषा में, विज्ञान की भाषा के वाक्यों में कार्य कारण संबंध महत्वपूर्ण होता है। यदि हम किसी घटना का उल्लेख करते हैं, किसी शब्द के माध्यम से अवधारणा का उल्लेख करते हैं, तो उसके साथ उसका तर्क, उसका कारण भी जुड़ा होता है। जैसे हम कहते हैं कि कहीं से अगर धुआं उठ रहा है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि धुआं क्यों उठ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर आग लगी हुई है। तो विज्ञान जो है वो कार्य और कारण के अंतः संबंध के आधार पर आगे बढ़ता है, इसलिए उसकी शब्दावली में भी उसी प्रकार की अवधारणा को हम देख सकते हैं। समस्त हमारे, न केवल हिंदी की बात हम करें बल्कि हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं में भी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का निर्माण होता है। बहुत बार, जैसा मैंने पहले कहा, कि हम शब्दों को लिप्यंतरित भी कर देते हैं। जैसे जो न्यूट्रॉन है, या मान लीजिए हम पेट्रोल की बात करें, या मान लीजिए हम डीजल की बात करें, इस प्रकार की वैज्ञानिक शब्दावली, जैसे दवाइयों के नाम हैं, उसमें उन दवाओं के नाम रोगों के नाम हैं, या किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के नाम पर किसी शोध का नामकरण किया गया, तो उनको हम लिप्यंतरित करके यथावत स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए हम जबरन कोई अनुवाद करके नया शब्द रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि शब्दावली आयोग ने शब्दावली निर्माण के कुछ सिद्धांत भी बनाए हैं, और उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि जो शब्द इस प्रकार के हैं उनके लिए समतुल्य हिंदी शब्द जबरन बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम यह भी देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है उनको यथावत स्वीकार करने के लिए एक सिद्धांत बना लिया गया। तत्वों को यौगिकों के नाम पर, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं, इनको इसी रूप में स्वीकार किया गया। तोल आदि, जैसे किलो है, जैसे मीटर है, लीटर है, इनको भी हमने इसी रूप में स्वीकार कर लिया। उनके लिए हमने कोई नए शब्द नहीं बनाए। इसी तरह कैलोरीज हैं, विटामिन्स हैं, उनको भी हमने उसी तरह से स्वीकार कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर हैं, वैज्ञानिकों के नाम पर हैं, जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद है, तो हमने मार्क्सवाद को उसी रूप में ले लिया है। कोई रिसर्चर है, अनुसंधित्सु है, उसके नाम से अगर कोई शोध हुई है तो हमने उसी रूप में उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पति के क्षेत्र में, प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में, या भूविज्ञान आदि के क्षेत्र में इस प्रकार की शब्दावली हमें मिलती है। तो बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे वाक्यों को जब हम विज्ञान के संदर्भ में देखते हैं तो कहीं हमें चिन्हों से, कहीं फार्मूले, जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में फार्मूले होते हैं, तो ये जो एक विशेष बात है कि प्रतीकों को, लिपि चिन्हों को विज्ञान में जिस तरह से रखा गया है हम उसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में जो शब्द प्रचलित हो गए, उन प्रचलित शब्दों को हम, ये आवश्यक नहीं है, अगर उसके लिए समतुल्य हिंदी शब्द बने हुए हैं तो हम हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, फ्रांसीसी से, है ना, या इस प्रकार की अनेक भाषाओं से हमारी विज्ञान की भाषा में कुछ शब्द यथावत आ गए। जैसे मैंने पहले कहा, मशीन शब्द है, अब जब हम अनुवाद कहते हैं तो मशीनी अनुवाद कहते हैं, यांत्रिक अनुवाद भी कहते हैं, लेकिन मशीन शब्द को हमने स्वीकार कर लिया। जैसे इंजन शब्द है, या जैसे सिग्नल शब्द है, जैसे टिकट शब्द है, या मीटर लीटर आदि शब्द हैं, टॉर्च है, या ब्लेड है ना, या सेल है, तो ये शब्द इसी रूप में हमने स्वीकार कर लिए, ये सैद्धांतिक है। विज्ञान में ही कुछ शब्द संकर शब्द भी हैं, जहां हमने अंग्रेजी हिंदी को मिलाकर भी शब्द बना लिए। कुछ शब्द आधा इंग्लिश, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, उस प्रकार के शब्द भी हमने बना लिए हैं। कुछ अंतरित शब्द भी हैं जिसको हम ध्वनि साम्य के आधार पर परिवर्तित शब्द कहते हैं। वो सामान्य भाषा में, साहित्य की भाषा में, या विज्ञान की भाषा में भी हैं, जहाँ पर हम उसी तरह के ध्वनि को आधार बनाकर प्रकृति से बदल लेते हैं। तो ये जो भाषा शास्त्र के नियमों के आधार पर या शब्दावली आयोग द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान की भाषा के विस्तार
और उसके आयामों का संदर्भ है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञान को हम अद्यतन अधुनातन दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं और उसमें इस भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान में जब भाषा की परिभाषा देते हैं तो उसकी आर्बिट्रेरीनेस यानी यादृच्छिकता की बात भी हम करते हैं। भाषा यादृच्छिक होती है, लेकिन यह यादृच्छिकता विज्ञान में, साहित्य में या अन्य अनुशासनों में भी देखी जा सकती है। इसलिए हम अगर विज्ञान की भाषा के वैशिष्ट्य को रेखांकित करें, उल्लिखित करें, तो कह सकते हैं कि यह अवधारणात्मक शब्दों के साथ विषय केंद्रित होती है और सामान्य भाषा से विज्ञान की भाषा कई कारणों से अलग या भिन्न भी होती है। जैसे सृजनात्मक साहित्य में सृजनकर्ता साहित्यकार वह काल्पनिकता के आधार पर भाषा के शब्दों का आवृत्ति के आधार पर प्रयोग भी करता है। वह बार बार दोहराव भी करता है, पुनरुक्ति जिसे हम कहते हैं। कहीं कहीं वह उसको इडियोमेटिक यानी मुहावरेदार भी बना देता है, कहीं कहीं वह व्यक्तिनिष्ठ भी बना देता है। लेकिन वैज्ञानिक या विज्ञान की भाषा वह ऐसा नहीं करती, उसमें उसकी गुंजाइश भी, संभावना भी नहीं होती। वह प्रामाणिक होती है, संक्षिप्त होती है, तर्क आधारित होती है और द्विअर्थी नहीं होती, एकार्थी होती है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति होती है। साहित्य में, सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा में कई पर्यायवाचियों को हम रख सकते हैं, यानी समानार्थियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें श्लिष्ट प्रयोग, उसमें उपमा आदि के प्रयोग, उसमें आलंकारिकता आदि का प्रयोग यह भी कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में, पारिभाषिक शब्दावली आदि में इसकी अपेक्षा, आवश्यकता और संभावना नहीं होती। बोलचाल की भाषा में हम तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती हैं, जो हमारी काल्पनिकता को अभिव्यक्त करती है या जो पाठकीय अपेक्षा को ध्यान में रखकर बदली भी जाती है। लेकिन विज्ञान में पाठकीय अपेक्षा से भाषा नहीं बदलती, वह तो अवधारणा के साथ पाठकीयता के रूप में पाठक तक जब पहुंचती है तो पाठक को उसे समझना होता है, उसे तालिकाओं से, उसे आरेखों से, उसे तमाम फार्मूलों से यानी रेखकीय स्थितियों से ग्राफ आदि बनाकर हम चित्रित करते हैं ताकि वो उसके सामने स्पष्ट भी हो जाए। इसी तरह विषय क्षेत्रों की भाषा के आधार पर विज्ञान की भाषा में अंतर आता चला जाता है। विज्ञान में भी अनेक क्षेत्र हैं और वह क्षेत्र विषय के आधार पर भाषा और शब्दावली को बदलते हैं। तकनीकी शब्दावली का उसमें समावेश अधिक होता है, इसलिए वह संक्षिप्त होती है, तथ्यपरक होती है, इसमें कोई संशय शेष नहीं रहता। विज्ञान की भाषा में हम सामान्य और साहित्यिक भाषा से अलग प्रकार का एक तेवर, एक आस्वाद वह देखते हैं और इसमें सार्वभौमिकता और वस्तुतः जो कथानक प्रधानता है वह भी शामिल रहती है। वाक्य संरचना सरल, स्पष्ट और कार्य कारण संबंध पर आधारित होती है। सूत्रों में, संकेतों में, प्रतीकों में, चिन्हों आदि में या फार्मूला आदि में इसकी अभिव्यक्ति भी होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की भाषा होती है और इस भाषा में अद्यतन जानकारियों का, उपलब्धियों का, खोजों, अनुसंधानों के विकास का अवसर प्रधान रहता है। इसमें किसी प्रकार की रूढ़ियों का, किसी प्रकार के अंधविश्वासों का, किसी प्रकार की मान्यताओं का, जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि हम ये मान सकते हैं, तो विज्ञान में उसकी गुंजाइश नहीं होती। तो विज्ञान की भाषा इस दृष्टि से बहुत तार्किक होती है और बारीक से बारीक अवधारणा को भी वह बहुत सहजता और आसानी से व्यक्त करने में सक्षम हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा का अपना एक वैशिष्ट्य है। वह चाहे गणित के क्षेत्र में हो, वह चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में हो, वह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो या किसी अन्य विज्ञान के क्षेत्र में, इन सब में भाषा अपने एक वैशिष्ट्य के साथ अनुशासन विशेष को व्याख्यायित करती है।
मैं समझता हूँ कि इस विषय को हम आज यहीं विराम देते हैं और आपके सामने विज्ञान की भाषा क्या है, इसकी अवधारणा और वैशिष्ट्य क्या है, यह निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ होगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।